जय हिंद दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है मार्केट एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम मार्केट एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल चैप्टर। इसमें मेरे पास कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, तो एक थ्योरेटिकल सिंपल चैप्टर को आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट के साथ। ना मेरा सवाल है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट एफिशिएंसी? मार्केट एफिशिएंसी का मतलब है कि जितना भी डेटा मार्केट में अवेलेबल है, स्टॉक की कीमतों ने उसको रिफ्लेक्ट कर रखा है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है आगे जाके एआई बहुत ज़्यादा बूम करेगा या टेलीकॉम बहुत अच्छा करेगा, तो आज जो भी प्राइजेज हैं स्टॉक की, उन्होंने सबको रिफ्लेक्ट कर रखा है। दैट मीन्स मार्केट बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। मार्केट में किसी तरीके की कोई मिस प्राइसिंग नहीं है। अगर मार्केट में किसी तरीके की कोई मिस प्राइसिंग नहीं है और कीमतें सब कुछ रिफ्लेक्ट करती हैं, तो मार्केट में पैसा कमाना आसान होगा या मुश्किल होगा? अब बच्चा यहाँ पे गलती कर जाता है। बच्चा कहता है मार्केट एफिशिएंट है तो पैसा कमाना आसान है। ना ना ना, अगर मार्केट एफिशिएंट है तो पैसा कमाना क्या हो जाएगा? पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको पैसे को कैसे लगाना है? आपको पैसे को पैसिवली लगाना है। तो बच्चे ने कहा पैसिवली, और एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव का मतलब होता है कि आप अपना दिमाग लगाओ और स्टॉक्स को पिक करो। पैसिवली का मतलब है आपको पैसे को कैसे लगाना है? आपको बिना दिमाग लगाए जितना वेट निफ्टी में है उस पर्टिकुलर स्टॉक का, उतना ही आपको उसको वेट देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आज निफ्टी में HDFC का वेट है 10%, तो आपको 10% पैसा HDFC में डालना है, 8% पैसा रिलायंस में डालना है, 9% पैसा ICICI बैंक में डालना है। बिना अपने दिमाग को लगाए जितना उनका वेट निफ्टी में है उस वैसे ही आपको क्या करना है? पोर्टफोलियो को बना देना है। इसको क्या बोलते हैं? पैसिवली। तो अगर मार्केट एफिशिएंट है, किसी तरीके की कोई मिस प्राइसिंग नहीं है, अगर मिस प्राइसिंग नहीं है तो एक्टिव मैनेजमेंट नहीं करिएगा। पैसे को कैसे संभालना है? पैसे को पैसिवली संभालना है। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं नोट से। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंट मार्केट? एफिशिएंट मार्केट का मतलब है प्राइजेस रिफ्लेक्ट ऑल द अवेलेबल डेटा फुल्ली, क्विकली एंड रैशनली। मार्केट ने क्या कर रखा है? कीमतों को रिफ्लेक्ट कर रखा है। और अगर ऐसा है, एक्टिव स्ट्रैटेजीज कैन नॉट अर्न पॉजिटिव रिटर्न। तो आप एक्टिव स्ट्रैटेजी करके पैसे पॉजिटिव रिटर्न नहीं कमा सकते हो। आपको पैसे को कैसे मैनेज करना चाहिए? आपको पैसे को पैसिवली मैनेज कर देना चाहिए। सो पॉइंट टू बी नोटेड, इफ मार्केट्स आर मोर एफिशिएंट, देयर इज नो मिस प्राइसिंग, एंड इफ देयर इज नो मिस प्राइसिंग, पैसे को कैसे संभालना है? पैसे को पैसिवली संभालना है रादर देन एक्टिवली। अब आता है मेरा अगला कॉन्सेप्ट जो बात करता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब है वो कीमत जिस पे आज हम शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज रिलायंस का प्राइस है 1300, ये इसका CMP है। जिस बंदे को खरीदना है उसे 1300 रुपये देने पड़ेंगे, जिसे ये शेयर बेचना है उसे 1300 रुपये मिल जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? मार्केट वैल्यू। फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का एक और नाम होता है फंडामेंटल वैल्यू। नाउ कल को आप इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बन जाओगे, कंपनियों में काम करोगे, तो आज अगर आप कोई शेयर बाय करते हो, मान के चलते 1300, लेकिन आपको लगता है रिलायंस एक दिन जाके फ्यूचर में एक साल बाद 1500 का हो जाएगा, तो आपके अकॉर्डिंग इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 1500 की। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है वैल्यू उस पर्सन के अकॉर्डिंग जिसने प्रॉपर्ली रिसर्च कर रखी है। नाउ आज आप दिखते हो, जेफरीज कहता है रिलायंस का टारगेट प्राइस है 1500, JP मॉर्गन कहता है रिलायंस का टारगेट प्राइस है 1200। तो क्या ये एनालिस्ट टू एनालिस्ट डिफर करती है? आंसर इज यस। अगर आज आप न्यूज चैनल में देखोगे, कोई एनालिस्ट बोलेगा इस स्टॉक को बाय कर लो, कोई एनालिस्ट बोलेगा इस स्टॉक को सेल कर दो। तो क्या इंट्रिंसिक वैल्यू सेम होती है? ना, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। ना मेरे को लगता है आगे जाके रिलायंस बहुत अच्छा करेगा, तो मेरे लिए इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत अच्छी है। आपको लगता है नहीं, आगे जाके एलन मस्क भी शायद इंटरनेट को ओवरटेक करेगा इंडिया में, तो रिलायंस का फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं है, या रिफाइनरी का बिजनेस इतना ब्राइट नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग इंट्रिंसिक वैल्यू कम है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? एनालिस्ट टू एनालिस्ट डिपेंड करती है। एक है मार्केट वैल्यू एट विच वी कैन परचेज एंड सेल दी स्टॉक, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है वैल्यू एज पर द एनालिस्ट। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा क्या करनी पड़ती है? रिसर्च करनी पड़ती है। हमें कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है, सेक्टर रिसर्च करनी है, तब जाके हम क्या करते हैं? इस वैल्यू पे अराइव करते हैं। अब आता है मेरा थर्ड कॉन्सेप्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स
दैट प्रमोट मार्केट एफिशिएंसी। कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट एफिशिएंसी को प्रमोट करते हैं? पहला आता है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। जितने ज़्यादा मार्केट में पार्टिसिपेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा मार्केट क्या होती जाएगी? एफिशिएंट होती जाएगी। देन ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। मार्केट में जितना ज़्यादा डेटा अवेलेबल होगा अगेन मार्केट क्या हो जाएगी? एफिशिएंट हो जाएगी। तो दो बातें, मार्केट में पार्टिसिपेंट्स क्या होने चाहिए? ज़्यादा होने चाहिए। मार्केट में डेटा क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अब आता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बाइंग सेलिंग कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज़्यादा नहीं चाहिए, कम होनी चाहिए। मार्केट को एफिशिएंट बनाने के लिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होनी चाहिए? ट्रांजेक्शन कॉस्ट लो होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन कॉस्ट लो होगी मार्केट उतना ज़्यादा क्या होगा? एफिशिएंट होगा। क्या हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउ करना चाहिए? बिल्कुल अलाउ करना चाहिए। किसी तरीके की फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। क्या हमें शॉर्ट सेलिंग अलाउ होनी चाहिए? शॉर्ट सेलिंग का मतलब है किसी से शेयर को बोरो करा और मार्केट में सेल कर दिया। क्या ये भी हमें अलाउ होना चाहिए? बिल्कुल अलाउ होना चाहिए। किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए ना। मान के चलिए कोई शेयर एकदम से बहुत बढ़ रहा है, अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा हो गया है, मिस प्राइसिंग आ गई है। मार्केट को एफिशिएंट करने के लिए क्या करना चाहिए? जो लोग इस शेयर को बेचना चाहते हैं, जिनके पास वो शेयर नहीं भी है, क्या वो बेच सकते हैं? आंसर इज यस। क्या इंडिया में अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। आगे हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव के चैप्टर में। सो क्या क्या चीज़ें मार्केट को एफिशिएंट बनाती हैं? पहला था लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मार्केट को क्या बनाते हैं? एफिशिएंट। नंबर 2 ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। थर्ड ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। फोर्थ फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या होने चाहिए? अलाउ होने चाहिए। फिफ्थ शॉर्ट सेलिंग क्या होनी चाहिए? शॉर्ट सेलिंग भी बिल्कुल अलाउ हो जानी चाहिए। अब आता है 6 पॉइंट, इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग? इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है, मान के चलिए मैं किसी कंपनी का CEO और मेरे पास कंपनी के बारे में बहुत सेंसिटिव डेटा है, तो क्या मुझे अलाउ होना चाहिए शेयर मार्केट में ट्रेड करना? आंसर इज नो। मेरे पास बहुत ही ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव डेटा है, मुझे पता है कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने वाले, गंदे आने वाले हैं, क्या कंपनी क्या सेबी मुझे अलाउ करेगी शेयर्स को खरीदना बेचना? आंसर इज नो। सो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग इज गुड फॉर दी मार्केट। तो सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन अच्छी है। कौन सी रिस्ट्रिक्शन अच्छी है? रिस्ट्रिक्शन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, तो हमने 3 कॉन्सेप्ट्स करे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट एफिशिएंसी का मतलब कब मार्केट ज़्यादा एफिशिएंट होगी? मार्केट तब एफिशिएंट है जब मार्केट में किसी तरीके की कोई मिस प्राइसिंग नहीं है, जो भी कीमतें हैं वो करंट डेटा को फुली रिफ्लेक्ट करती हैं। और अगर ऐसी चीज़ है तो आपको पैसे को कैसे लगाना चाहिए? पैसिवली लगाना चाहिए। फिर था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब है मार्केट में आप इसको कितने का खरीद और बेच रहे हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है एक एनालिस्ट जिसने प्रॉपर रिसर्च कर रखी है उसके अकॉर्डिंग शेयर का भाव क्या होना चाहिए। फिर हमने कहा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट प्रमोट मार्केट एफिशिएंसी? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, शॉर्ट सेलिंग अलाउ होनी चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स अलाउ होने चाहिए एंड देयर हैज टू बी रिस्ट्रिक्शन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। चलिए बेटा, तो ये 3 कॉन्सेप्ट हमने कर लिए। अब आता है मेरा चौथा कॉन्सेप्ट दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। यहाँ पे हम पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। ना पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे हम काफ़ी डिटेल्ड में करने वाले हैं। सो लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर डी, मार्केट की कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं? सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट फॉर्म्स, मार्केट का एक फॉर्म होता है वीक फॉर्म इनएफिशिएंट। मार्केट का एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं वीक फॉर्म एफिशिएंट। देन मार्केट का एक फॉर्म है सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट और मार्केट का एक फॉर्म होता है दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट। अपने से लॉजिकली बात करिए, जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी क्या पैसा कमाना आसान होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा? जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट प्राइस रिफ्लेक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट प्राइस रिफ्लेक्ट? नथिंग। नेक्स्ट इज व्हाट प्राइस रिफ्लेक्ट? मार्केट डेटा। यहां पे आप लिख सकते हो प्राइस प्लस वॉल्यूम। नेक्स्ट, सेमी स्ट्रॉन्ग, व्हाट प्राइस रिफ्लेक्ट? ऑल पब्लिक डेटा इंक्लूडिंग मार्केट डेटा।
नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट, ऑल पब्लिक प्लस प्राइवेट डेटा। चलिए इसका मतलब क्या भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक टेबल बनानी है। इसके 4 पार्ट्स हैं। एक का नाम है वीक फॉर्म इनएफिशिएंट, एक का नाम है वीक फॉर्म एफिशिएंट, सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट। फिर हमने कुछ बातें करी व्हाट प्राइस रिफ्लेक्ट, अभी मेरे को इसका मतलब नहीं पता। अब मैंने कहा आप 2 तरीके से, रादर 3 तरीके से पैसा कमा सकते हो शेयर मार्केट में। एक का नाम होता है टेक्निकल एनालिसिस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस? ये लोग क्या करते हैं, ये ना चार्ट दिखते हैं बेटा। सो चार्ट देखेंगे, मान के चलिए किसी कंपनी का शेयर ऐसा है और इसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करेंगे कि शेयर आगे जाके बढ़ने वाला है या घटने वाला है। दैट मीन्स टेक्निकल एनालिसिस क्या करते हैं, आज आप न्यूज़ पे देखते हो वो कहते हैं इतने मिनट की कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इनका ऑब्जेक्टिव, ये ट्रेडर है, इन्हें शेयर लंबे समय के लिए नहीं खरीदना, इन्हें सिर्फ एक शॉर्ट समय के लिए शेयर को खरीदना और बेचना है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए क्या करना चाहते हैं, शेयर को होल्ड करना चाहते हैं। ये कैसे शेयर को बाय करते हैं, सिंपली बाय लुकिंग इनटू दी चार्ट्स। इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। सेम वाइज अगर आज मैं आपसे बात करूं गोल्ड की, तो आप गोल्ड की वैल्यू कैसे करोगे? कंपनियों के केसेस में तो हम बोल देते हैं ना कि कंपनी का ये प्रॉफिट होने वाला है, कंपनी का ये कैपेक्स होने वाला है, ये ग्रोथ होगी ना। गोल्ड के केसेस में वैल्यूएशन कैसे करोगे? सो गोल्ड की हम वैल्यूएशन कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल्स। चार्ट्स देखते हैं, चार्ट के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे जाके शेयर बढ़ेगा या शेयर घटेगा। सेम एक तरीका होता है, दैट इज गोइंग टू बी फंडामेंटल एनालिस्ट। अब मैं आप कल क्या बनने वाले हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट। फंडामेंटल का मतलब है हमें थॉरो रिसर्च करनी है कि कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी का इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रहा है। फिर जाके हम क्या बोलते हैं, शेयर को बाय सेल करते हैं। हम शेयर को बाय सेल किस लिए कर रहे हैं, फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। ये नहीं है कि आज खरीदा और कल बेच दिया। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और फिर एक होता है इनसाइडर। इनसाइडर का मतलब क्या है कि आप कंपनी के कोई कंपनी के एम्प्लॉई हो, कंपनी के ऑडिटर हो और आपने उठा के क्या कर दिया, कंपनी के शेयर को बाय सेल कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, इनसाइडर। क्या हमारी कंट्री में एनीवेज इनसाइडर प्रोहिबिटेड है? आंसर इज यस, वी आर नॉट अलाउड टू। नाउ फॉर एग्जांपल, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के एमडी हैं मुकेश अंबानी जी, क्या उनको अलाउ है कंपनी के शेयर्स खरीदना बेचना? आंसर इज नो। सेम वाइज मान के चलते हैं एचडीएफसी के ऑडिटर हैं ईवाई, क्या ऑडिटर्स को अलाउ होता है शेयर खरीदना बेचना? आंसर इज नो। ये कौन लोग होते हैं, ये इनसाइडर है, इनके पास बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव डेटा है, इन्हें कंपनी के शेयर्स खरीदना बेचना अलाउ नहीं होता। अब 3 तरीके हैं, एक है टेक्निकल, एक है फंडामेंटल और एक है दैट इज गोइंग टू बी योर इनसाइडर। अब मैंने कहा अगर मार्केट वीक फॉर्म इनएफिशिएंट है तो मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ, मार्केट इनएफिशिएंट है तो आप तीनों तरीके से क्या कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कॉलम लिखा व्हाट वर्क्स, कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी अगर मार्केट इनएफिशिएंट है। तो आपका टेक्निकल भी काम करेगा, फंडामेंटल भी काम करेगा और आपका इनसाइडर भी काम करेगा। सो व्हाट प्राइस रिफ्लेक्ट, नथिंग। कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी, तीनों स्ट्रैटेजी काम करेगी। फिर यहाँ पे मैंने एक वर्ड और लिखा रिमार्क्स, मुझे पैसे को कैसे लगाना है, मुझे पैसे को एक्टिवली लगाना है। अगर मार्केट इनएफिशिएंट है तो मैं क्यों पैसिवली इन्वेस्ट करूंगा, मैं पैसे को कैसे इन्वेस्ट करूंगा, एक्टिवली इन्वेस्ट करूंगा। अब आता है वीक फॉर्म एफिशिएंट, मार्केट थोड़ी सी एफिशिएंट हो गई। अगर मार्केट एफिशिएंट है इसका मतलब है प्राइस और वॉल्यूम रिफ्लेक्टेड है। प्राइस और वॉल्यूम रिफ्लेक्टेड का मतलब है कि अब आप टेक्निकल के बेसिस पे पैसा नहीं कमा सकते, मार्केट एफिशिएंट हो गई है, टेक्निकल काम नहीं करेगा। व्हाट वर्क्स, फंडामेंटल एंड इनसाइडर विल वर्क। फंडामेंटल अभी भी काम कर रहा है, अगर फंडामेंटल अभी भी काम कर रहा है तो पैसे को कैसे लगाएंगे, पैसे को एक्टिवली लगाएंगे। जैसी एफिशिएंसी बढ़ी, ये एफिशिएंसी बढ़ गई, इस एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब है मार्केट एफिशिएंट हो गई है, टेक्निकल काम नहीं करेगा। पैसा कैसे कमाओगे, फंडामेंटली और इनसाइडर के थ्रू। अभी भी हमें पैसे को कैसे लगाना है, दैट इज गोइंग टू बी एक्टिवली। मार्केट इज सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट, मार्केट रिफ्लेक्ट ऑल दी पब्लिक डेटा। जितना पब्लिक डोमेन में डेटा है वो सब कीमतों में रिफ्लेक्टेड है। तो क्या काम नहीं करेगा या क्या काम करेगा, आप सिर्फ आप पैसा कैसे कमा सकते हो, दैट इज यूजिंग इनसाइडर। अब आपको पैसे को कैसे लगाना चाहिए, आपको पैसे को पैसिवली लगाना चाहिए। फिर आता है स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट, मार्केट कीमतों में सब कुछ रिफ्लेक्टेड है तो क्या काम करेगा, नथिंग विल वर्क, नथिंग विल वर्क। अब आपको पैसे को कैसे लगाना चाहिए, अब आपको पैसे को पैसिवली लगा देना चाहिए। तो ये टेबल मेरे पूरे चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। मैं एक बार वापस इस सारे पॉइंट्स को रिपीट करना चाहूँगा। पॉइंट टू बी नोटेड,
जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पैसा कमाना और भी मुश्किल होता चला जाएगा। तो पैसे को कैसे लगाएंगे? पैसिवली लगाएंगे। सबसे पहले है वीक फॉर्म इनएफिशिएंट। पैसा कैसे लगा सकते हो? कीमतें रिफ्लेक्ट नथिंग, टेक्निकल विल वर्क, फंडामेंटल विल वर्क, इनसाइडर विल वर्क। आपको पैसे को एक्टिवली लगा देना है। वीक फॉर्म एफिशिएंट। नाउ टेक्निकल विल नॉट वर्क, व्हाट विल वर्क? फंडामेंटल, इनसाइडर विल वर्क। पैसे को कैसे लगा देना है? एक्टिवली। फिर आता है सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट। इट रिफ्लेक्ट ऑल दी पब्लिक डेटा, ऑल दी पब्लिक डेटा। अब फंडामेंटल विल नॉट वर्क, टेक्निकल विल नॉट वर्क, व्हाट विल वर्क? दैट इज गोइंग टू बी इनसाइडर। पैसे को कैसे लगाना है? पैसिवली। अब आ गया स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में सब कुछ रिफ्लेक्टेड है कीमतों में। अब आपको पैसे को कैसे लगाना है? अब आपको पैसे को पैसिवली लगाना है। व्हाट स्ट्रैटेजी विल वर्क? नथिंग विल वर्क। अब पेपर में किस तरीके के सवाल आएंगे ना? पेपर में सवाल आता है, ये मैं काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, कि बच्चे ने पैसा कमाया है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। बच्चे ने पैसा कमाया है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, विच फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी इट इज़। तो आपको सिंपल ये देखना है कि टेक्निकल कहाँ पे काम करता है। यहाँ पे टेक्निकल काम नहीं करता, यहाँ पे नहीं करता, यहाँ पे नहीं करता, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल काम करता है। सो व्हाट यू आर अज्यूमिंग मार्केट टू बी? यू आर अज्यूमिंग मार्केट टू बी वीक फॉर्म इनएफिशिएंट। तो यहाँ पे आप क्या मार्क करके आ जाओगे? टेक्निकल एनालिस्ट अज्यूम क्या करता है? मार्केट इज वीक फॉर्म इनएफिशिएंट। इस तरीके के सवाल आ जाते हैं। फिर अब मैं इसी से मिलता जुलता एक और सवाल आपसे पूछूंगा, व्हाट फंडामेंटल एनालिस्ट अज्यूम मार्केट टू बी? अब देखिए फंडामेंटल कहाँ पे काम करता है? फंडामेंटल यहाँ पे भी काम करता है, यहाँ पे भी काम करता है। अब दो ऑप्शंस होंगे, वीक फॉर्म इनएफिशिएंट, वीक फॉर्म एफिशिएंट। ज्यादा कौन सा करेक्ट है? दोनों ही करेक्ट है। ज्यादा कौन सा करेक्ट है? ना ज्यादा करेक्ट है वीक फॉर्म एफिशिएंट। तो यहाँ पे आप क्या मार्क करके आ जाओगे? यहाँ पे आप मार्क करके आओगे वीक फॉर्म एफिशिएंट। तो बच्चे ने कहा सर आंसर तो ये भी करेक्ट था, ये वाला भी तो करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, कौन सा ज़्यादा करेक्ट है? कौन सा ज़्यादा करेक्ट है? ये आंसर। सो हाउ आई एम सेइंग दैट? हाइपोथेटिकली, मतलब मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बट मान के चलते हैं विराट इज अ बेटर प्लेयर देन रोहित। सो विराट इज बेटर एंड विराट इज ऑल्सो बेटर देन विकास। ठीक है, अब आपको ये बोलना है टू होम विराट इज बेटर। बाय डिफॉल्ट आप क्या वर्ड यूज करोगे कि विराट रोहित से बेटर है या विराट विकास से ज्यादा बेटर है? दोनों ही करेक्ट आंसर है, लेकिन कौन सा ज्यादा करेक्ट आंसर है? सो बच्चे ने कहा विराट इज बेटर देन रोहित। ये इसका क्लोज कॉम्पिटिटर है। आंसर दोनों करेक्ट थे, कौन सा आंसर ज्यादा करेक्ट है? ये ज्यादा करेक्ट है। सेम वाइज वी से दैट मुकेश अंबानी इज रिचर देन गौतम अदानी। ठीक है, एंड मुकेश अंबानी इज रिचर देन विकास वोरा। क्या दोनों बातें करेक्ट हैं? बट जनरली ज्यादा करेक्ट कौन सा है? मुकेश अंबानी इज रिचर देन गौतम अदानी। सेम वाइज उसी लॉजिक को लगाते हुए आपको यहाँ पे क्या मार्क करके आना है? यहाँ पे आपको मार्क करके आना है दैट इज गोइंग टू बी वीक फॉर्म एफिशिएंट। अब देखते हैं, एक बच्चे ने कहा मैं पैसा कमाऊंगा इनसाइडर के थ्रू। अब मैं आपसे चाहता हूँ आंसर क्या करोगे? इनसाइडर यहाँ पे भी काम करता है, यहाँ पे भी काम करता है, यहाँ पे भी काम करता है, तीनों ही करेक्ट आंसर है। कौन सा मार्क करके आओगे? तो जो बच्चा कह रहा है मैं इनसाइडर के थ्रू पैसा कमाऊंगा, वो मार्केट को अज्यूम कर रहा है सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट। सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट, मैक्सिमम ये इतना मार्केट को अज्यूम कर रहा है। अब इन्हीं के ऑल्टरनेटिव नेम भी हैं। वीक फॉर्म एफिशिएंट का मतलब है, वीक फॉर्म एफिशिएंट का एक और नाम है सेमी स्ट्रॉन्ग इनएफिशिएंट। सेम वही सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट का नाम है स्ट्रॉन्ग इनएफिशिएंट। तो आपको ये वाली बातें भी याद रखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मेरे को ऐड ऑन करना पड़े, फंडामेंटल अज्यूम क्या करता है? मार्केट क्या है? वीक फॉर्म एफिशिएंट। इसी का एक और नाम है सेमी स्ट्रॉन्ग इनएफिशिएंट। इनसाइडर क्या अज्यूम करता है मार्केट को? सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग इनएफिशिएंट। ये कुछ नाम आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। ठीक है, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है मेरे पूरे चैप्टर की। मैं एक बार वापस से बनाना चाहता हूँ। तो बच्चे ने कहा सर हम भी आपके साथ साथ बनाएंगे। पहला था फॉर्म ऑफ मार्केट। सो फर्स्ट फॉर्म इज वीक फॉर्म इनएफिशिएंट, फिर है वीक फॉर्म एफिशिएंट, फिर है सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट, फिर है स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट। देन व्हाट प्राइस रिफ्लेक्ट? प्राइस क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो यहाँ पे अपने का प्राइस विल रिफ्लेक्ट नथिंग। यहाँ पे अपने का मार्केट डेटा, यहाँ पे अपने का पब्लिक डेटा और यहाँ पे अपने का प्राइवेट डेटा।
नेक्स्ट, व्हाट विल वर्क, व्हाट विल वर्क, क्या चीज़ काम करेगी, सब कुछ काम करेगा, टेक्निकल भी, फंडामेंटल भी, इनसाइडर भी. व्हाट विल वर्क, फंडामेंटल, इनसाइडर विल वर्क. व्हाट विल वर्क, इनसाइडर विल वर्क, नथिंग विल वर्क. व्हाट शुड बी स्ट्रैटेजी, तो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यहाँ पे पैसे को लगाना है एक्टिवली, यहाँ पे पैसे को लगाना है एक्टिवली, यहाँ पे पैसे को लगाना है पैसिवली, यहाँ पे पैसे को लगाना है पैसिवली. ठीक है, तो ये क्या था, एक हमारा इम्पॉर्टेंट टेबल था. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. चलिए आगे चलते हैं. फिर मेरा आता है विद रिस्पेक्ट टू एनॉमलीज. अगेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नाउ एनॉमली का मतलब क्या है, एनॉमली का मतलब है कि जब मार्केट डिविएट करती है फ्रॉम बीइंग एफिशिएंट, इसको क्या कहा जाता है, एनॉमली. सो अगेन आई वांट टू रिपीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनॉमली. एनॉमली मीन्स एक ऐसा पर्टिकुलर पीरियड जब हमें क्या लगता है कि मार्केट एफिशिएंट नहीं है, इसको बोलते हैं एनॉमली. फिर मैं आगे कंक्लूड करूंगा कि एनॉमलीज आर नॉट वायलेशन ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, इट इज बिकॉज ऑफ रिसर्च माइथोलॉजी. इस लाइन का मतलब क्या है कि आपको लग रहा है कि मार्केट इनएफिशिएंट है, बट मार्केट असली में इनएफिशिएंट नहीं है. आपने रिसर्च क्या नहीं कर रखी है, रिसर्च प्रॉपर्ली नहीं कर रखी है. सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनॉमली. एनॉमली का मतलब है मार्केट्स आर नॉट एफिशिएंट. फिर मैंने कहा आपको लग रहा है मार्केट इनएफिशिएंट है, बट आपने रिसर्च क्या नहीं कर रखी है, आपने रिसर्च प्रॉपर्ली नहीं कर रखी है. अब इसके ऊपर कौन कौन से सवाल बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक आएगा आपका, इसमें लिखिए पहला एनॉमली है, व्हाट इज द फर्स्ट एनॉमली, दैट इज गोइंग टू बी जनवरी इफेक्ट. सो यूएस में इसको जनवरी इफेक्ट कहते हैं, इंडिया में इसे अप्रैल इफेक्ट कहते हैं. इट इज एन अकाउंट ऑफ टू फैक्टर. एक फैक्टर होता है विंडो ड्रेसिंग, और एक फैक्टर होता है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग. ठीक है, सो जनवरी इफेक्ट, जनवरी के पीरियड ऐसा देखा गया मार्केट इनएफिशिएंट है, दैट इज एन अकाउंट ऑफ टू फैक्टर, वन इज विंडो ड्रेसिंग एंड वन इज टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग. सो यूएस में होता क्या है, यूएस में आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, मतलब वहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, तो ये स्टार्ट होता है जनवरी में, एंड होता है दिसंबर में. अब क्या देखा गया है, दिसंबर के महीने देखा गया है मार्केट गिरती है, एंड जनवरी के महीने वहाँ पे मार्केट बढ़ती है, तो इसको नाम दे दिया जनवरी इफेक्ट. ऐसा क्यों होता है कि जनवरी के महीने मार्केट बढ़ जाती है और दिसंबर के महीने मार्केट गिर जाती है. तो पहला रीज़न है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग. तो बच्चे ने कहा इसका मतलब क्या है. मान के चलते हैं कि मैंने पूरे साल 10 करोड़ रुपए कमाए इस पूरे साल में शेयर बाजार से. अब मुझे क्या करना है, शेयर बाजार में क्या करना है, जो मैंने पैसे कमाया है इसके ऊपर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है, और मान के चलते हैं टैक्स रेट है 10%. सो हाउ मच टैक्स आई हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, आई हैव टू पे 1 करोड़ टू द गवर्नमेंट. अब मेरे पास एक ऐसा शेयर है, मान के चलते मेरे पास रिलायंस है, और मैं रिलायंस में 9 करोड़ के लॉस में हूँ, लेकिन आई एम स्टिल बुलिश ऑन रिलायंस. मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और मैं अभी भी रिलायंस को होल्ड करना चाहता हूँ. तो मैं करूँगा क्या, मैं रिलायंस को यहाँ पे सेल कर दूँगा. मैं जैसे ही सेल कर दूंगा, अब बताइए मेरे प्रॉफिट कितने बच गए, मेरा प्रॉफिट बचा 1 करोड़. 1 करोड़ का 10%, मुझे 10 लाख सरकार को देने हैं. तो मैं क्या करता हूँ, जिन जिन स्टॉक्स में मैं लॉस में हूँ उन्हें जनवरी के महीने सेल कर देता हूँ. वापस जनवरी के महीने क्या इन्हें दिसंबर के महीने सेल कर देता हूँ, जनवरी के महीने वापस उन्हें क्या कर लेता हूँ, बाय कर लेता हूँ. हम हमारी कंट्री में क्या करते हैं, हमारी कंट्री में हम फॉलो करते हैं अप्रैल से लेकर मार्च तक. मान के चलिए मैं 10 करोड़ के प्रॉफिट पे हूँ, 9 करोड़ के एक लॉस में हूँ, इस लॉस को बुक करूंगा, सरकार को टैक्स कितने करोड़ के प्रॉफिट पे दूंगा, 1 करोड़ के. वापस अप्रैल के महीने क्या करूंगा, रिलायंस के शेयर को बाय कर लूंगा. तो पहला टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, मुझे क्या करना है, अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कम करना है. दूसरा होता है विंडो ड्रेसिंग. बच्चे ने कहा विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है ना. एक काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टॉक है मार्केट में जिसका नाम है वोडाफोन. ना कई लोगों को वोडाफोन अच्छा लगता है, कई लोगों को वोडाफोन गंदा लगता है, बट काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है. अब मान के चलिए मैं आपका फंड मैनेजर हूँ और मैंने वोडाफोन ले रखा है, तो क्या आप मेरे से बहुत ज़्यादा सवाल पूछोगे वोडाफोन से रिलेटेड. यस. अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी स्मार्टनेस करता हूँ, मैं दिसंबर के महीने वोडाफोन को सेल कर दूंगा. दैट मीन्स जब मैं आपको पोजीशन भेजूंगा 31 दिसंबर को,
उस दिन वोडाफोन मेरे पोर्टफोलियो में नहीं होगा तो मेरे से सवाल भी नहीं करोगे। वापस जनवरी के महीने क्या करूँगा, वापस जनवरी के महीने वोडाफोन को बाय करूँगा। तो कई बार क्या करते हैं फंड मैनेजर विंडो ड्रेसिंग के लिए भी क्या करते हैं, दिसंबर के महीने सेलिंग कर देते हैं, जो स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं, वापस जनवरी के महीने उन्हें क्या कर देते हैं, बाय कर देते हैं। तो पहला क्या था, दैट इज गोइंग टू बी जनवरी इफेक्ट। क्यों जनवरी में ये देखा गया है मार्केट बढ़ती है और दिसंबर में गिरती है, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ विंडो ड्रेसिंग एंड टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। अगेन क्या ये हर बार सच होगा, फिर हम प्रूफ करेंगे कि अगर आप एक लंबे समय तक हिस्ट्री को चेक करोगे तो ये बात जरूरी नहीं है। दैट मीन्स आपको लग रही है नॉर्मली है, बट प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम आपकी रिसर्च में है। आपका जो डेटा सेट है वो डेटा सेट आपने पूरा नहीं लिया है। इसको एक और तरीके से भी बोल सकते हैं, अभी आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा रन बनाए, तो क्या इस आईपीएल का वैभव सबसे अच्छा प्लेयर है? यस। सभी आईपीएल का क्या वैभव सबसे अच्छा प्लेयर है? आंसर इज नो। आपने रिसर्च प्रॉपर्ली नहीं करी है। तो एक आध महीना हो सकता है ऐसा हुआ, एक आध साल, लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है कि जनवरी के महीने मार्केट बहुत बढ़ेगी? मे और मे नॉट बी। सो ये आपको एनॉमली लग रही है बट है नहीं। सेम वाइज एक होता है मोमेंटम इफेक्ट, मोमेंटम, और एक होता है ओवर रिएक्शन। इफेक्ट। सो बच्चे ने कहा इसका मतलब क्या है, मान के चलते हैं कंपनी है जिसका नाम है सेंडिस्क, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था ये शेयर 40 गुना हो चुका है, ठीक है, और मान के चलते हैं एक साल में 40 गुना हो चुका है, ठीक है ना। ये कंपनी है जिसका शेयर 40 गुना हो चुका है। अब आपको लगता है ये शेयर आगे भी इसी स्पीड से बढ़ेगा बाय लुकिंग इनटू द चार्ट्स, ठीक है। आपको लगता है ये अभी और भी नहीं बढ़ा, अभी और भी बढ़ सकता है, आपको अभी भी लगता है कि मार्केट एफिशिएंट नहीं है, ये और बढ़ सकता है बाय लुकिंग इनटू द चार्ट। इसको बोलते हैं मोमेंटम। कोई चीज बढ़ रही है, आपको लगता है वो और बढ़ेगा, इसको बोलते हैं मोमेंटम। कौन सी एनालिसिस को यूज कर रहे हो आप? टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके बोल रहे हो मार्केट या स्टॉक इनएफिशिएंट है। तो आप क्या अज्यूम कर रहे हो कि मार्केट क्या है? अभी पीछे लिखवाया था, कहाँ पे टेक्निकल काम करता है, कहाँ पे टेक्निकल काम करता है। तो क्या अज्यूम कर रहे हो मार्केट क्या है? आप अज्यूम कर रहे हो मार्केट वीक फॉर्म, मार्केट वीक फॉर्म इनएफिशिएंट है। सो एक बार देख लेते हैं, मैं इसका चार्ट दिखा देता हूँ। बहुत ही मतलब जिस स्पीड से ही शेयर भाग रहा है इनसेन है बेटा, इनसेन। ये देखिए लास्ट 1 ईयर, इफ आई टॉक अबाउट लास्ट 1 ईयर, ये बेटा 10 जून को ये था $41 का, आज है $1600 का। कितना गुना भाग चुका है ये शेयर? 38 टाइम्स भाग चुका है। अब किसी बच्चे को लगता है आगे और बढ़ेगा बाय लुकिंग इनटू द चार्ट्स, इसको बोलते हैं मोमेंटम। किसी बच्चे को लगता है नहीं सर ये बहुत बढ़ चुका है, ये बहुत बढ़ चुका है, अब ये गिरेगा, इसको बोलते हैं ओवर रिएक्शन, इसको बोलते हैं ओवर रिएक्शन। आपको लगता है नहीं सर इतना एआई थोड़ी बूम करेगा, जितना बढ़ना चाहिए ये ओवरबॉट जोन में आ गया है। अब कई बार बच्चे बोलेंगे ये गिरने वाला है, नाम है काउंटर एस। अगेन आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, आप क्या अज्यूम कर रहे हो मार्केट इनएफिशिएंट है। आप क्या अज्यूम कर रहे हो मार्केट कौन सी फॉर्म की इनएफिशिएंट है? तो आपने कहा मार्केट इज वीक फॉर्म इनएफिशिएंट। तो एक और तरीका क्या है, एनॉमली क्या है, दैट इज गोइंग टू बी मोमेंटम या ओवर रिएक्शन। मोमेंटम का मतलब है जितना बढ़ना चाहिए था अभी उतना नहीं बढ़ा है और बढ़ना बाकी है। फिर ओवर रिएक्शन, जितना बढ़ना चाहिए था उससे ज्यादा बढ़ गया है, अब आगे क्या करने वाला है, शेयर गिरने वाला है। इन दोनों केसेस में हम क्या यूज करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। हमें लगता है स्टॉक इनएफिशिएंट है, परफेक्टली प्राइस नहीं है, और हम पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। थर्ड आपका आ जाता है दैट इज गोइंग टू बी साइज इफेक्ट। नाउ साइज इफेक्ट का मतलब क्या है? अब मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूं। एक है स्टॉक लाइक एचडीएफसी बैंक जो बहुत बड़ा बैंक बन चुका है, और एक बैंक है एयू स्मॉल बैंक, ठीक है। तो गिवन अ चांस यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक, कहां पे आपको लगता है कि ज्यादा रिटर्न बन सकती है इन दोनों स्टॉक्स में, एचडीएफसी एयू स्मॉल बैंक, मान के चलिए 40% पर एनम 50% पर एनम, कहां पे एक हैंडसम रिटर्न बन सकती है। सो बच्चे ने कहा एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी बहुत बड़ा बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है, ये एक साल में 40% की रिटर्न देगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। एयू स्मॉल बैंक एक छोटा बैंक है, क्या ये 40% बढ़ सकता है? आंसर इज यस। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो स्मॉल कंपनीज हैं, स्मॉल
कंपनीज में आउट परफॉर्म लार्ज कैप। ये कई बार हमें लगता है, इसको बोलते हैं साइज इफेक्ट। फिर एक होते हैं वैल्यू स्टॉक्स और एक होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स। सो व्हाट आर वैल्यू स्टॉक्स, ये भी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, जो मार्केट में बहुत ही सस्ती कीमतों पे अवेलेबल है। ग्रोथ स्टॉक्स का मतलब है कि मार्केट उनके लिए बहुत ज़्यादा प्राइस पे कर रहा है क्योंकि आगे जाके ग्रोथ आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल आज अगर हम बात करें एनवीडिया की या सैंडिस्क की, नाउ सैंडिस्क इज अवेलेबल एट अ पी ऑफ 57 का पी बहुत ज़्यादा होता है, 57 के पी पे अवेलेबल है, लेकिन आगे ग्रोथ भी आने वाली है। HDFC कितने के पी पे अवेलेबल है? एट अ पी ऑफ 15, तो इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू स्टॉक्स। जनरली लोगों को लगता है, या वॉरेन बफेट जी भी कहते हैं, दैट वैल्यू विल आउटपरफॉर्म ग्रोथ। हम ऐसी कुछ बातें बोल जाते हैं। अगेन हम कौन सी एनालिसिस कर रहे हैं इन दोनों ही केसेस में? अब हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, पी मल्टीपल वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं, मार्केट कैप वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके थ्रू हम कह रहे हैं कि वैल्यू स्टॉक ज़्यादा रिटर्न कमा के देंगे या स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न कमा के देंगे। नाउ व्हाट वी आर अज्यूमिंग मार्केट टू बी, हम फंडामेंटल के थ्रू पैसा कमा रहे हैं। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट क्या है? मार्केट्स आर गोइंग टू बी वीक फॉर्म एफिशिएंट। सो जो लोग बोल रहे हैं कि एयू स्मॉल बैंक कमा के देगा, या जो लोग कह रहे हैं वैल्यू स्टॉक्स कमा के देंगे, वो कौन सी इनएफिशिएंसी अज्यूम कर रहे हैं? वो अज्यूम कर रहे हैं मार्केट क्या है? मार्केट इज वीक फॉर्म एफिशिएंट और सेमी स्ट्रॉन्ग इन एफिशिएंट, वो ये अज्यूम कर रहे हैं। तो एक बार फिर से एनॉमलीज को रिपीट कर लेते हैं। व्हाट आर दी एनॉमलीज जो आपको याद करनी है? पहली एनॉमली जनवरी इफेक्ट। जनवरी के महीने मार्केट क्यों बढ़ती है? दो बातें याद रखेंगे। वन इज विंडो ड्रेसिंग एंड नेक्स्ट इज टैक्स लॉस सेविंग या टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट हमने बात करी, हमें जनरली क्या लगता है, हम मोमेंटम इफेक्ट और ओवर रिएक्शन इफेक्ट पे पैसा कमाना चाहते हैं। मोमेंटम एंड ओवर रिएक्शन। मोमेंटम में हम अज्यूम करते हैं जितना भागना चाहिए तो उतना नहीं भागा है और बढ़ेगा। ओवर रिएक्शन में हम अज्यूम करते हैं जितना बढ़ चुका है अब उसका गिरने का समय आ चुका है, जितना बढ़ना चाहिए तो उससे ज़्यादा बढ़ चुका है। थर्ड आपका आता है, हमें लगता है कि वैल्यू स्टॉक्स विल आउट परफॉर्म ग्रोथ स्टॉक्स, या हमें लगता है स्मॉल कैप विल आउट परफॉर्म लार्ज कैप। नाउ इनमें हम क्या अज्यूम करते हैं? फंडामेंटल के एनालिसिस करने के बाद हम ये बातें कर रहे होते हैं। ये कौन सी फॉर्म ऑफ इनएफिशिएंसी है? सेमी स्ट्रॉन्ग इनएफिशिएंसी है। ये कौन सी एफिशिएंसी है? वीक फॉर्म इनएफिशिएंसी है। तो ये आपको याद करना है। फिर कुछ एनॉमलीज आपको और याद करनी है। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आपने देखा होगा एक यंग बच्चे, आप जैसे बच्चे क्या करते हैं, इनको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे लगते हैं। उन्हें कहते हैं सर मैं तो अभी यंग हूँ, मैं स्मॉल कैप में पैसा लगाऊंगा। तो आपकी बेसिक अजम्पशन क्या है? दैट स्मॉल कैप विल आउट परफॉर्म निफ्टी 50। ये भी क्या है? ये एक एनॉमली है। ठीक है, सो आपको क्या लगता है? स्मॉल कैप्स सस्ते हैं, आपको लगता है स्मॉल कैप सस्ते हैं, स्मॉल कैप इनएफिशिएंट है। यहाँ पे जाके क्या होने वाला है? मेरी एक अच्छी रिटर्न बनने वाली है। बट आप क्या इग्नोर कर देते हो? स्मॉल कैप में आप रिस्क भी ज़्यादा ले रहे हो। अगर आप रिस्क को एडजस्ट कर दोगे तो आप कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं कमा रहे। ठीक है, नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या करते हैं? आईपीओ में पैसा लगाते हैं। तो उन्हें क्या लगते हैं? आईपीओ क्या है? मेजॉरिटी ऑफ लोगों को लगता है कि आईपीओ अंडर वैल्यूड है, मैं 2 पैसे कमा लूँगा। ये बात भी गलत है। मेजॉरिटी ऑफ द आईपीओज ने परफॉर्म ही नहीं करा होता है। तो हमें क्या लगता है? एक और एनॉमली क्या है? दैट आईपीओज आर गोइंग टू बी अंडर वैल्यूड। नेक्स्ट एक एनॉमली और है, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ्स शुड ट्रेड एट INAV। अब बचने का इसका मतलब क्या है? सो निफ्टी 50 या निफ्टी 50 का ETF है, वो अपनी फेयर वैल्यू, उस फेयर वैल्यू को बोलते हैं इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू, वो अपनी फेयर वैल्यू पे ट्रेड होना चाहिए। क्या ETF अपनी फेयर वैल्यू पे ट्रेड करते हैं? ड्यू टू डिमांड सप्लाई थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो क्या भी ये इनएफिशिएंसी का एग्जांपल बनता है? यस। तो एक बार मैं दिखाता हूँ, ये बुकिश एग्जांपल है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट SBI
निफ्टी 50 ETF। तो मैं गया यहाँ पे और देखते हैं इसकी इंडिकेटिव NAV कितनी है। तो इसका इंडिकेटिव NAV है 250। इसका मतलब है ये मार्केट में कितने रुपए का बिकना चाहिए, 250 का बिकना चाहिए। अब आप इसे स्टॉक मार्केट में खरीदने जाओगे तो एग्जैक्टली 250 पे मिलेगा, मे बी हायर मे बी लोअर। सो इफ आई हैव टू बाय SBI निफ्टी 50, नाउ ये मार्केट में बिक कितने रुपए कर रहा है बेटा, इट इज सेलिंग इन द मार्केट एट 250.42। ये बिकना कितने का चाहिए, 250.61। तो क्या ये भी एक एनॉमली है, आंसर इज येस। बट अगेन अपने से सवाल करना है, क्या एक सिग्निफिकेंट एनॉमली है, क्या सिग्निफिकेंट प्राइस इनएफिशिएंसी है, आंसर इज नो। सो ठीक है, आपको ये सारी बातें याद करनी है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनॉमली? एनॉमली का मतलब है दैट मार्केट्स आर बीइंग इनएफिशिएंट। फिर मैंने आपको बोला the markets are not inefficient, there is a problem in your research। फिर आपको याद क्या कर रखना है, जनवरी के महीने जनरली मार्केट भागती है बिकॉज ऑफ विंडो ड्रेसिंग, टैक्स लॉस। मोमेंटम ओवर रिएक्शन में हमें लगता है कि शेयर और बढ़ेगा या और गिरेगा। हमें लगता है वैल्यू स्टॉक्स ज्यादा कमा के देंगे विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ स्टॉक्स, या हमें लगता है स्मॉल कैप ज्यादा कमा के देंगे विद रिस्पेक्ट टू द लार्ज स्टॉक्स। फिर हमारा एक और मिथ है दैट IPOs आर अंडर वैल्यूड एंड देयर इज अनदर इनएफिशिएंसी, ETF should trade at close to NAV but in market they may trade at some other price। वो भी क्या है, that is going to be inefficiency। तो with this what we have covered बेटा, हमने अपनी anomalies को क्या करा है, हमने अपनी anomalies को भी कवर कर लिया है। अब आता है हमारा इसी चैप्टर का लास्ट LOS which talks about behavioral finance, कि हम लोग बिहेव कैसे करते हैं इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा पहला आता है हर्डिंग और इंफॉर्मेशन कास्केड। नाउ बिहेवियरल फाइनेंस का मतलब क्या है कि शेयर बाजार में एक इन्वेस्टर कैसे बिहेव करता है, क्या वो रैशनली बिहेव करता है या इनरैशनली बिहेव करता है, ये अब हमें सीखना है। सो पहला आता है हर्डिंग एंड इंफॉर्मेशन कास्केड। इसका मतलब क्या है कि कल मान के चलिए आज न्यूज़ आती है कि मुकेश अंबानी जी ने या राकेश झुंझुनवाला जी ने एक स्टॉक टाटा मोटर्स बाय करा। अब जैसे ही न्यूज़ आएगा कि राकेश झुंझुनवाला जी ने बाय करा है, क्या बाकी लोग भी बाय करेंगे, आंसर इज यस। इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कास्केड या हर्डिंग। किसी एक बड़े बंदे ने, इन्फॉर्म ट्रेडर ने कोई डिसीजन लिया है, बाकी लोग उसको मिमिक करते हैं, तो इसको बोलते हैं हर्डिंग। नाउ माय पॉइंट इज, हर्डिंग मार्केट को एफिशिएंट बनाता है या इनएफिशिएंट बनाता है? हर्डिंग मार्केट को एफिशिएंट बनाता है। आप कई बच्चे बोलेंगे इनएफिशिएंट, ना, हर्डिंग मार्केट को क्या बनाता है, एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि राकेश झुंझुनवाला जी ने प्रॉपर रिसर्च कर रखी है या किसी म्यूचुअल फंड ने प्रॉपर रिसर्च कर रखी है, तभी वो स्टॉक को बाय कर रहे हैं, उन्हें उसमें अपसाइड लग रहा है। अब जैसे और लोग आएंगे खरीदेंगे, शेयर का भाव एकदम से ऊपर चला जाएगा, तो क्या वो अपने फेयर वैल्यू के पास आ गया है, आंसर इज यस। सो हर्डिंग और इंफॉर्मेशन कास्केड क्या करते हैं, मार्केट्स को बहुत ही ज़्यादा क्या बनाते हैं, एफिशिएंट बनाते हैं। फिर आता है लॉस अवर्जन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस अवर्जन? लॉस अवर्जन का मतलब है, मान के चलिए कि आज आपको 500 रुपये मिल गए, ठीक है, आप रोड पे जा रहे थे, आपको 500 रुपये मिल गए, एंड नेक्स्ट डे अज्यूमिंग कि 500 रुपये नहीं मिले थे, नेक्स्ट डे आप ऐसे ही जा रहे थे और आपके 500 रुपये खो गए। सो इन वन सिनेरियो यू हैव वन और यू हैव फाइंड 500 रुपी नोट, और एक दिन आपका 500 रुपये का नोट खो जाता है। तो जिस दिन आपका 500 रुपये का नोट खो गया उस दिन आपको डेफिनेटली दुख होगा। दुख ज़्यादा होगा या दुख कम होगा? ना, लॉस अवर्जन का मतलब क्या है, वी डिसलाइक लॉसेस मोर। जब भी हमारा कोई नुकसान होता है 500 रुपये का, तो हमें दुख ज़्यादा होता है वीज़ा वी जब 500 रुपये का गेन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉस अवर्जन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस अवर्जन? लॉस अवर्जन का मतलब है हमें क्या होता है, जो लॉसेज हैं वो हमें ज़्यादा डिसलाइक करते हैं। जब हमें लॉसेज होते हैं तो हम ज़्यादा क्या करते हैं, हाय ताबा मचाना शुरू कर देते हैं। फिर आता है दैट इज गोइंग टू बी योर रिप्रेजेंटेटिवनेस। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई योर मदर इन्वेस्ट इन गोल्ड? आपकी मम्मी को गोल्ड क्यों पसंद है, या फॉर दैट मैटर आपके फादर को रियल स्टेट बहुत ज़्यादा क्यों पसंद है? नाउ दिस इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिवनेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस? मम्मा कहती है गोल्ड पिछले 40 सालों से लगातार भागता आया है, गोल्ड आगे भी भागेगा, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिवनेस। व्हाट हैपेंड इन द पास्ट इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। सेम वेज आपके पापा क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी इतने सालों से बढ़ती हुई आई है, आज तक जमीन ने कभी घाटा नहीं दिया है, इस वजह से हम क्या करेंगे, लैंड को बाय करेंगे। इसको भी अगेन क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिवनेस। तो हमने 3 बिहेवियर करे, एक का नाम था इंफॉर्मेशन कास्केड और हर्डिंग। जब किसी इंफॉर्म्ड बंदे के डिसीजन को बाकी लोग क्या करते हैं, मिमिक करते हैं, ये क्या करता है, मार्केट को एफिशिएंट बना देता है।
फिर है लॉस अवर्जन। कई लोगों को लॉसेस होते ही बहुत ही ज़्यादा क्या होने लगता है, दुख होने लगता है, जिसकी वजह से वो मार्केट से क्या कर जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। अब आपने देखा था कोविड के टाइम शेयर्स बहुत सस्ते हो गए, जनरली लोग बाय करते हैं, इंडिया में लोग क्या करने स्टार्ट कर देते हैं, सेल कर देने लगते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग क्या कहते हैं, अधिकतर लोग कहते हैं नहीं भाई मेरे को बहुत ज़्यादा घाटा हो गया है, रादर देन आई शुड मेंटेन दी पेशेंस, आई शुड रिमेन दैट स्टॉक, हम क्या कर देते हैं, हमने लॉसेस को बुक कर लेते हैं। फिर हमारा थर्ड नेचर क्या है, दैट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेटिवनेस। ये कहाँ पे देखा गया है, जब हम गोल्ड बाय करते हैं, रियल एस्टेट बाय करते हैं, हम कोई रिसर्च नहीं करते, हम सिंपली गोल्ड को बाय कर लेते हैं। मम्मी क्या कहती है, गोल्ड अभी तक बढ़ता हुआ आया है, गोल्ड आगे भी बढ़ता आएगा। फिर आता है दैट इज गोइंग टू बी नैरो फ्रेमिंग। नाउ नैरो फ्रेमिंग का मतलब क्या है, तो मैंने अपने पापा को कहा कि पापा यूएस ईरान का वॉर चल रहा है और मुझे लगता है टुमारो इंडिया मार्केट विल फॉल। तो मेरे पापा ने बड़ी सिंपल सी बात बोली, यार लड़ यूएस और ईरान रहे हैं, इंडिया क्यों गिरना चाहिए। क्या मेरे पापा गलत बात बोल रहे हैं? आंसर इज येस। एक जियोपॉलिटिकल रिस्क है, जब दो कंट्रीज लड़ेंगी, पर्टिकुलरली कंट्री लाइक ईरान जिसके पास बहुत ही ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं या स्टेट ऑफ हार्मोन्स है, अब अगर ईरान जैसी कंट्री लड़ेगी तो क्या कच्चे तेल की कीमतें एकदम से शूट अप करेंगी? आंसर इज यस। इन्फ्लेशन होगा? यस। क्या इंडिया भी इम्पैक्ट होगा? यस। सो नैरो फ्रेमिंग का मतलब है आप चीज़ों को बहुत छोटे नज़रिए से देख रहे हो, एक ब्रॉडर व्यू से नहीं देख रहे हो। फिर आपका आता है दैट इज गोइंग टू बी डिस्पोजिशन इफेक्ट। ये जनरली मेरे साथ होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं कितने भी लॉसेज में आ जाऊँ, ये आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा। एक टाइम पे मैं 2 करोड़ के लॉस में था, लेकिन मैं लॉसेस बहुत जल्दी बुक नहीं करता। इसको बोलते हैं डिस्पोजिशन इफेक्ट। व्हेन यू आर टेंड टू अवॉइड रियलाइजिंग द लॉसेस, आप लॉसेस को क्या करते हो, आप लॉसेस को बुक ही नहीं करते हो। इसको क्या बोलते हैं? डिस्पोजिशन इफेक्ट। लॉस अवर्जन में क्या था, जैसे ही लॉसेस होने लगते हैं आप हैताबा मचाते हो, आप एग्जिट कर जाते हो। डिस्पोजिशन में क्या करते हो, आप अपने लॉसेस को ही बुक नहीं करते हो। क्या ये भी गलत स्ट्रैटेजी है? आंसर इज यस। फिर आता है, ये दोनों सिमिलर है बेटा, इन्वेस्टर्स ओवर कॉन्फिडेंस एंड कंजर्वेटिज्म, ये दोनों सेम है। इनका मतलब क्या है, वी आर स्लो टू रिएक्ट टू न्यू डेटा। नाउ पीछे HDFC बैंक के केस में एक गवर्नेंस इश्यूज आई, ठीक है, उनके चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया, उन्होंने कहा कि कंपनी में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। फिर वापस से HDFC बैंक पे आई थिंक कुछ पेनल्टीज लगी या कुछ इंटरेस्ट इनकम का मैनिपुलेशन था, लेकिन आपके पापा कहते हैं नहीं, HDFC कहाँ जाने वाला है, HDFC तो इंडिया का नंबर 1 बैंक रहेगा। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म एंड इन्वेस्टर्स ओवर कॉन्फिडेंस। वी आर स्लो टू रिएक्ट टू न्यू डेटा। हम नए डेटा को क्या कर रहे हैं, हम नए डेटा को इग्नोर कर रहे हैं। सेम वाइज मान के चलते हैं, आपके पास एनवीडिया है या आपके पास सैनडिस्क है, दीज आर हाई ग्रोथ कंपनीज, फिनॉमिनली AI वाली कंपनीज हैं। अगेन मार्केट में कल को कुछ न्यूज़ आती है, आप अपने शेयर्स नहीं बेचते हो, देयर इज गोइंग टू बी स्लो टू रिएक्ट टू न्यू डेटा। तो ये क्या है, दैट इज गोइंग टू बी इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड कंजर्वेटिज्म। तो एक बार वापस से सारे बिहेवियर्स याद करेंगे। पहला था हर्डिंग। हर्डिंग का मतलब है क्या करना, एक इन्फॉर्म ट्रेडर के एक्शंस को मिमिक कर देना। लॉस अवर्जन, हमें जैसे ही लॉसेज होते हैं हम चीज़ों को बुक कर लेते हैं। डिस्पोजिशन, हम अपने लॉसेस को क्या करते हैं, हम अपने लॉसेस को बुक नहीं करते। फोर्थ आपका होता है नैरो फ्रेमिंग, चीज़ों को क्या देखते हैं, बहुत ही छोटे नज़रिए से देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिवनेस, जो पास्ट में हुआ है वो आगे भी होता रहेगा। देन कंजर्वेटिज्म एंड ओवर कॉन्फिडेंस, इसका मतलब है स्लो टू रिएक्ट टू न्यू डेटा। नई बातों को हम क्या कर रहे हैं, नई बातों को हम कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। सो विद दिस बेटा व्हाट वी डिड, वी कवर दिस चैप्टर। एक बहुत ही सिंपल चैप्टर था एंड आई थिंक इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर वी हैव कवर्ड इट। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को भी एक बार फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ते हैं। पहला सवाल है, इन अ इंफॉर्मेशन एफिशिएंट कैपिटल मार्केट, अगर इंफॉर्मेशन एफिशिएंट कैपिटल मार्केट में हमें क्या करना चाहिए। सो एक्टिव फंड मैनेजर विल अर्न एबनॉर्मल रिटर्न्स, इनकरेक्ट। अगर मार्केट एफिशिएंट है तो आपको पैसे को पैसिवली लगाना है। एक्टिव फंड मैनेजर विल नॉट एबल टू आउट परफॉर्म, आपको पैसे को कैसे लगाना है, आपको पैसे को पैसिवली लगाना है। फिर सिक्योरिटी प्राइजेस क्विकली रिफ्लेक्ट न्यू डेटा, क्या ये बात करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। इन्वेस्टर्स रिएक्ट टू ऑल द डेटा दैट रिलीज रैपिडली, इनकरेक्ट। हम सिर्फ नए डेटा के ऊपर क्या करेंगे, नए डेटा के ऊपर ही रिएक्शन करेंगे, नॉट टू ऑल द डेटा, ये गलत है, पहला वाला गलत है। सिक्योरिटी प्राइस रिफ्लेक्ट न्यू डेटा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो फिर से रिपीट करते हैं, इन अ इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी प्राइसेस रिफ्लेक्ट न्यू डेटा क्विकली। फिर आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है वैल्यू एज पर द एनालिस्ट, जो इसने थॉरो रिसर्च कर रखी है। सो पहला पॉइंट, इट चेंजेस
थ्रू टाइम एज न्यू डेटा रिलीज, बिल्कुल करेक्ट बात है। इट इज़ अ प्राइस एट विच एसेट कैन बी बॉट एंड सोल्ड, इसको बेटा मार्केट वैल्यू कहते थे, ये गलत है। नेक्स्ट, इट कैन बी इजिली डिटर्मिन यूजिंग अ फाइनेंशियल कैलकुलेटर, ना आपको बहुत ही ज़्यादा क्या करनी पड़ती है, आपको बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। फिर आता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी शॉर्ट सेलिंग, मैंने कहा था शॉर्ट सेलिंग अलाउ करनी चाहिए, ये मार्केट एफिशिएंसी को क्या करता है, ये मार्केट एफिशिएंसी को प्रमोट कर देता है। सो वी हैव कवर्ड 3 एग्जाम्पल्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। नेक्स्ट, वीक फॉर्म एफिशिएंट में क्या चीज़ें रिफ्लेक्टेड होती हैं, तो हमने पढ़ा था ओनली मार्केट डेटा। नेक्स्ट, रिसर्च हैज़ रिवील्ड दैट परफॉर्मेंस ऑफ मनी मैनेजर टेंड टू बी, मैंने अभी आपको बोला जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, एक्टिव फंड मैनेजर है, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, इन्फीरियर रही है। सो ये याद रखना है, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो जितने भी एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं, अगर हम हिस्ट्री चेक करें, देयर परफॉर्मेंस हैज़ बीन इन्फीरियर टू पैसिव स्ट्रैटेजी, दे आर अनेबल टू बीट द मार्केट। दैट मीन्स क्या, मार्केट को बीट करना अपने में बहुत मुश्किल है। आंसर इज येस। इसका मतलब ये नहीं है, अब कई बच्चे इसको गलत लेंगे। अब बच्चे बोलेगा कि एक्टिव फंड मैनेजर की रिटर्न 17% है और पैसिव निफ्टी की रिटर्न 12% है, तो हमने 5% पे तो बीट करा है, ये गलत है बेटा। आप ये देखो आपने रिस्क कितने का लिया है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे भी रिस्क कितने का है, यहाँ पे रिस्क कितने का है, आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निकालनी है। जब आप रिस्क को एडजस्ट करोगे तो आप देखोगे पैसिव फंड मैनेजर ने क्या करा है, आपको बीट कर दिया है। सो टू पुट इन अ वेरी सिंपल मैनर, एक बंदे ने 100 पे गाड़ी चलाई और उसने जल्दी पहुंचा दिया, एक बंदे ने 60 पे गाड़ी पहुंचाई और 1.2 पे पहुंचाया। लेकिन जिसने 100 पे पहुंचाया है, क्या वो हर बार 100 पे पहुंचाएगा, मे और मे नॉट बी, इस बार उसने रिस्क ज़्यादा लिया। अगर आप रिस्क को एडजस्ट कर दोगे तो आप देखोगे कि एक्टिव फंड मैनेजर्स ने मार्केट को बीट नहीं करा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू एनॉमलीज। तो विद रिस्पेक्ट टू एनॉमलीज हमने क्या करा था, रिपोर्टेड एनॉमलीज आर नॉट वायलेशन, रादर दे आर द रिसर्च और दे आर द रिजल्ट ऑफ रिजल्ट मैथोलॉजी। जो आपने रिसर्च करी है वो क्या कर रखी है, गलत कर रखी है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन का मतलब था वी डिसलाइक लॉसेस मोर, हमें घाटे क्या हैं, हमें घाटे ज़्यादा गंदे लगते हैं इन कंपैरिजन टू कंपेरेबल गेन। ठीक है, सो फ्रेंड्स विद दिस वी कवर दिस चैप्टर, इट वॉज अ सिंपल चैप्टर। ठीक है, मैं अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करूँगा, दैट इज गोइंग टू बी मार्केट ऑर्गेनाइजेशन। एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस का, और उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, फटाफट अपनी श्वेजर बुक को उठाओगे, श्वेजर को फटाफट से पढ़ोगे, अपने वेबसाइट पे जाओगे और अपने क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करोगे। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर आवर टारगेट ऑफ 1875। ठीक है, इसी के साथ मैं साइन ऑफ करता हूँ और आप पढ़ते रहेंगे और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।